हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। दोस्तों, आज हम लोग हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है पावर एम्पलीफायर। तो हम लोग पावर एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे कि पावर एम्पलीफायर क्या होता है और इसको एम्पलीफायर में कहाँ पर लगाते हैं, कि भाई पावर एम्पलीफायर किस स्टेज पर लगाया जाता है। अलग अलग स्टेज होते हैं, वहाँ पर किस स्टेज पर लगाया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, और पावर एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या अंतर है। जब हमारे पास में पावर एम्पलीफायर था, ये वोल्टेज एम्पलीफायर था, तो पावर एम्पलीफायर की ज़रूरत क्या पड़ी, तो इनके बीच में कोई ना कोई अंतर होगा, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। तो उसको विस्तृत में आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई पावर एम्पलीफायर क्या क्या होता है। तो जो हमारा हमने पिछली क्लास में मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़े थे। मल्टी स्टेज में क्या था कि हम वहाँ पर हम लोग एक से अधिक एम्पलीफायर को दो जोड़ रहे थे आपस में जोड़ने से उनको, मैं बोलूँ जोड़ने की बजाय मैं एक बोलूँ कपलिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर हमने देखा था कि वो 3-4 एम्पलीफायर को आपस में जोड़ने के लिए हमारी अलग अलग कपलिंग थी। जैसे एक जगह आरसी कपलिंग था, दूसरा ट्रांसफार्मर कपलिंग था, तीसरा डायरेक्ट। जब हम सीधे डायरेक्ट जुड़ रहे थे तो डायरेक्ट कपलिंग होता था। जब उनके बीच में ट्रांसफार्मर यूज था, ट्रांसफर कपलिंग था। जब एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के द्वारा जुड़ रहे थे तो हमारा वो आरसी कपलिंग था। और उनका अलग अलग उनका एप्लीकेशन भी था, आपको याद होगा तो अलग अलग एप्लीकेशन था। एक जगह वोल्टेज एम्पलीफायर था, आरसी कपलिंग में वोल्टेज एम्पलीफायर, और ट्रांसफार्मर कपलिंग में पावर एम्पलीफायर, और डायरेक्ट में डीसी एम्पलीफायर। तो थोड़ा सा आप लोग जो यहाँ पर मैंने थोड़ा ये फास्ट बताया है, तो इसके लिए आप लोग जो हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है उसका एक बार वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो हम लोग मल्टी स्टेज को अच्छा एम्पलीफायर को जोड़ क्यों रहे थे, क्या उनका उद्देश्य क्या था हमारा। केवल उनका एक उद्देश्य ये था कि हम एम्पलीफायर को जोड़ने से, दो या दो से अधिक एम्पलीफायर को जोड़ना, या मैं बोलूँ कपलिंग करने से एक फ़ायदा था कि वहाँ पर हमारा जो गेन था, गेन की वैल्यू बढ़ रही थी। लेकिन अब गेन की वैल्यू बढ़ रही थी तो इसका कुछ ना कुछ एक डिसएडवांटेज भी था। ये तो डिसएडवांटेज ये था कि हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार मैंने बताया आपको वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि जो गेन और बैंडविड्थ है, इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका जो गुणनफल है, ये कांस्टेंट होता है। अर्थात जब हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में दो या दो से अधिक स्टेजों को जोड़ते हैं तो हमारा गेन तो बढ़ जाएगा लेकिन बैंडविड्थ कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डिसएडवांटेज थी। तो हमारा जो पावर एम्पलीफायर है ये लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर है। कौन सा एम्पलीफायर? लार्ज सिग्नल। कौन सा सिग्नल एम्पलीफाई करेगा? लार्ज सिग्नल को। और इसको हम लोग जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है उसके लास्ट स्टेज में कनेक्ट करते हैं। कहाँ कनेक्ट करते हैं? लास्ट स्टेज में। और जो हमारा ट्रांजिस्टर है, हमने पढ़ा अलग अलग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ये बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो हम लोग इसका जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हम लोग कॉमन एमीटर में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों में करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों, इस केस में वो दोनों मीडियम होता है। बाकी एक में करंट गेन कम हो रहा है, दूसरे में वोल्टेज गेन कम हो रहा है। और ठीक है, और थर्मल रनअवे भी हमने बहुत डिटेल पढ़ा था थर्मल स्टेबिलिटी में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे हमारा IC0 बढ़ रहा था, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट था, टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बढ़ रहा था। रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ने से हमारा जो कलेक्टर करंट है वो भी बढ़ रहा था। और उसके लिए हम लोगों ने कुछ कंडीशन निकाली थी कि कैसे हमारा जो थर्मल रनअवे है, इनको मैं पिछले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो जो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का जो चैप्टर है उसको एक बार देख लें। कैसे हम लोग कंडीशन आई थी कि हाउ टू अवॉइड थर्मल रनअवे। तो उसके लिए हमारी कंडीशन आई थी, हमने इसका डेरिवेशन किया था कि VCE जो वोल्टेज होता है कलेक्टर और एमीटर के बीच में, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू VCC/2 होनी चाहिए। और इसका जो हम लोगों ने फिर एक दूसरी कंडीशन थी, जो डेल PC है, पावर डिसिपेशन कलेक्टर, डेल TJ लेस देन इक्वल टू 1/θ, ये दो कंडीशन थी। तो कैसे, और थर्मल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो फिजिकल डायमेंशन के ऊपर, और इसका यूनिट क्या था तो निकाला था। और एक कंडीशन पढ़ी थी हमने, वो इनका आपस में जो TJ था माइनस TA था, वो थीटा PC को शायद था, उसका थीटा PC को निकाला था, और उसके थीटा PC की हमने लोगों ने डायमेंशन निकाली थी। और उसके बाद हमारा अलग अलग टाइप के डिस्टॉर्शन आए थे। तो इस तरीके से हमारा
टी जे माइनस टी ए बराबर थीटा पी सी, ये आया था। थीटा पी सी हमारा टी जे माइनस टी ए अपॉन पी सी, और जो इसकी वैल्यू थी हमारे, जैसे कि हमें पता है टेम्परेचर की वैल्यू, ये टी जे और टी ए ये टेम्परेचर हैं, तो टेम्परेचर की वैल्यू हमारी सेंटीग्रेड में होती है और वो जो हमारा पावर होती है वो वोट में। तो इसकी जो यूनिट निकाल लिया, उसका इसमें डिफरेंट टाइप के हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आ रहे हैं। ये हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कि जो हार्मोन पहले इनपुट पे प्रेजेंट नहीं थे लेकिन वो आउटपुट पे प्रेजेंट हो जाते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो एक इक्वेशन आई एक इस टाइप की, तो ये हमारा पहला फर्स्ट हार्मोनिक है, इसी को हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। और फर्स्ट हार्मोनिक के जो एम्पलीट्यूड है उसके हिसाब से सेकंड निकालते हैं, थर्ड निकालते हैं, फोर्थ निकालते हैं। तो हमारा D2 होगा B2 अपॉन B1 और ये होगा B3 अपॉन B1। अब इस तरीके अब हम लोग पावर निकालते हैं। पावर हमें पता है कि हमारा VRMS की वैल्यू क्या आएगी इसकी, B1 अपॉन √2। अब जो पावर होती है I2R, तो यहाँ पे B1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, √2 का पूरा स्क्वायर इंटू R0, ये पहला होगा P1 का। इस तरीके से P2 का आएगा, P3 का आएगा। और हमें पता है जो हमारा B2 अपॉन B1 D2 है, इस तरीक़ा से हमारा B3 अपॉन B1 D3 है, और B4 अपॉन जो हमारा B1 है वो D4 है। इस तरीके से हमारा ये जो मैंने बताया वो यहाँ पर सब कुछ किया हुआ है। इस तरीके से PT बराबर 1 प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर, ये प्लस ये पूरा ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर P1, और हमारा इस तरीके से हमारा PT टोटल पावर आ जाएगा। और तुम्हारा जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होगा D होगा √D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब इसका हम लोग इसका यूज़ करेंगे कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का इसका यूज़ क्या होता है। तो हम लोग अगली क्लास में जो हमारा अलग अलग टाइप के पावर एम्पलीफायर है, क्लास A, क्लास AB, जैसे उसमें एफिशिएंसी कितना होता है, किसी में एफिशिएंसी कम होगा, उनका ऑपरेटिंग पॉइंट किस जगह लोकेट होता है, कहीं पर वो जो बिल्कुल मिडियम होगा, कहीं पर लेस देन 180 होगा। ठीक है, क्लास B, फिर क्लास C, क्लास D, क्लास C में क्या दिक्कत है, क्लास D में क्या दिक्कत है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी, पुश-पुल एम्पलीफायर क्या है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। और आज का हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो उसमें एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दें, तो फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।